वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो देखिए, पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जो है ना वो स्टार्ट हुई है। अब इस सीरीज में अभी तक एक वीडियो जो है वो आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है और 50 क्वेश्चन जो है ना वो हमने कंप्लीट भी कर लिए थे। अब अभी फिलहाल आपका आरओ का पेपर आने वाला है 27 जुलाई को, उसके लिए सीरीज आप समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और साथ में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है इसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक आरओ की टेस्ट सीरीज या यूपी पीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो एक बार लगा सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। तो चलो 51st क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, ठीक है। लोकपाल क्या, जो आपका नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो लोग करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उस चार्जेस को, करप्शन को रोकता है। और लोकायुक्त जो है ना वो यही चीज सेम राज्य में करता है, जो राज्य में आपके मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हो। तो भैया 2011 में पहला बिल जो है लोकायुक्त किसने पास किया, मतलब पहला राज्य कौन सा था? तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, डी वाला। तो ये चीज जो है ना ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। 52 देखो, लोकपाल में अब आपके कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 8 सदस्य होते हैं और एक इसका चेयरमैन होता है, 8 मेंबर्स और एक आपका चेयरमैन, ठीक। अब लोकपाल में जो मेंबर बना आपका, उसका टेन्योर जो है वो कितने समय का है? या तो 5 साल, ठीक है, 5 साल या 70 साल जो पहले होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, 5 ईयर्स और 70 ईयर्स, मतलब जो पहले कंप्लीट हो जाए। फिर आइए, लोकपाल के कितने प्रतिशत सदस्य आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन से कितने परसेंट लोग होने चाहिए? तो ये 50% कम से कम 50%, तो आप समझो इन सेक्शन से आने ही चाहिए जो सदस्य हैं। फिर आएगी, देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट जो है ना उसको बनाया गया था, कौन से आपके एक्ट के द्वारा? तो ये बनाया गया था आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1935 का एक्ट आया था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका हम लोग क्या लिखोगे? डी वाला लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आपको लगेगा भैया भारी क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ है, लेकिन है आसान सा। बोला क्या जा रहा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्ति और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना है। मतलब ये है कि अमेंडमेंट हुआ था कि 30 दिन के अंदर जो भी आपका ऑफिसर बनना, सरकारी नौकरी में आ रहा है, अपनी कितनी उसके पास में एसेट्स हैं, कितनी उसकी संपत्ति है, पता लग सके। वरना ऐसा ना हो उसकी बिल्कुल जीरो और फिर जब एक साल बाद देखे 10 करोड़ हो जाए, फिर वो 10 करोड़ से स्टार्ट करे। तो पहले पता हो ना जीरो, तो जीरो से 10 करोड़ अगर एक साल में हो गई, सरकार को पता रहेगा कैसे हुई भैया, आओ जरा क्या कहते हैं साइड में आओ, बताओ कैसे हो गई और इसका भैया हिस्सा दो हम सबको, मतलब यही होता है। और जब जो भैया आपका ईमानदार बॉडी पकड़ती है फिर वो उसको जो है सजा हो जाती है। तो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 44, धारा 44 लोकपाल एक्ट का, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ? ठीक है, तो ये शिमला में हमको देखने को मिलता 1986 में, 1986 में जो पहली आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? देखो एक चीज समझो, जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है ये भारतीय संसद ने, अगर हम भारतीय पार्लियामेंट की बात करें संसद की, तो ये 2013 में पास हुआ, इसको ध्यान रखना। इसकी जो चर्चा है ना वो तो काफी समय से इस देश में चलती आ रही थी, लेकिन पास 2013 में, क्योंकि 2011 में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे ने करा था, उसको बीजेपी ने भी सपोर्ट करा था, अरविंद केजरीवाल ने भी सपोर्ट करा था, वहां से वो अलग पार्टी बन गई थी, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की सरकार थी करप्शन को लेके। फिर जब 2014 में चुनाव होना था ना, उसके पहले फिर सरकार ने इसको पास कर दिया था पार्लियामेंट से। तो ये होता है कि भैया चुनाव के पहले कुछ अच्छे काम हो जाते हैं। और फिर राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब करा था? आपका इसको साइन किया गया है 1 जनवरी 2014 को, ठीक है। मीरा सेठ जो समिति बनी है ये किससे आपका रिलेटेड है? तो ये है हैंडलूम से रिलेटेड, जो हथकरघे होते हैं ना, जो मतलब हाथों से जिस कपड़े को बनाया जाता है आपका, ठीक है, मतलब मशीनों के द्वारा नहीं, हथकरघे द्वारा। फिर आइए, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमेटी?
कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त करा गया था? ये है आप ऑप्शन आपका राजा चिलैया, ठीक है, राजा चिलैया। अब ये आपका इकोनॉमी का भी क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी कौन थे चेयरमैन? तो राजा चिलैया। और कमेटी ये बनी है आपकी 1991 या 92 में, ठीक है, इसी के दौरान पे बनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 61 बोला जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? ठीक है, ये यूपीएससी में भी आया है क्वेश्चन। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है आर्टिकल 21, मतलब किसके तहत आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 21, ठीक है, ये चीज याद रखना, बी वाला आर्टिकल 21। तो देख भी लो, बहुत लोगों को लगता है आर्टिकल 19 होगा जिसमें फ्रीडम दे रखा है, लेकिन आर्टिकल 19 में नहीं है, आर्टिकल 21 में जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार अच्छे से करके जानने भैया, आरओ यूपीपीसीएस दोनों के लिए। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें बोले जा रहे के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं किसे दी जाती हैं? देखो अभी भी है क्या ना, एक है यूनियन लिस्ट जिसमें आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी, एक है कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, और फिर कुछ पावर जो कहीं लिखी नहीं रहती हैं, ये होती है रेसिडुअरी पावर जो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, ये केंद्र सरकार के पास में। ऐसे ही कुछ पावर्स 1935 में किसको दी गई थी? ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को उस समय के हिसाब से। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया हुआ है? ठीक है, प्रियम्बल में कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है? तो भैया वो है इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। बाकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास सबकी दे रखा है, बी वाला जो है ना ये मेंशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको सूचित करके दे सकता है? मतलब किसको रेजिग्नेशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अपना यूपीपीएससी है ना, इनके अध्यक्ष को भैया अपॉइंट कौन करेगा? तो इनको अपॉइंट करेंगे आपके गवर्नर, जो राज्य के हमारे राज्यपाल होंगे वही करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मतलब जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रखा है, लोकसभा की बात हो रही है, नौकरियों में नहीं, लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में कौन से आर्टिकल के तहत दिया हुआ है? तो ये आपका दिया है आर्टिकल 330। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब इस बार के एग्जाम के लिए आ सकता है। फिर आइए, अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसकी स्टैंडिंग कमेटी, मतलब अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये है आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो अमित शाह इस समय पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं आपके आर्टिकल 63 के तहत, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? मेन काम यही है, जब प्रेसिडेंट अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो राष्ट्रपति का रोल आपका क्या कहते हैं फुलफिल करना है। और उसके अलावा राज्यसभा के ये होते हैं सभापति, चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है, क्या? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आइए, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट? अब देखो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि कम से कम क्या करना, पार्ट्स जितने हैं भाग और शेड्यूल जो है ना याद कर लेना। करें या नहीं करें? मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने भी नहीं करे होंगे। अब देखो जरा पार्ट्स जितने हैं ना इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भैया इसमें बोले जरा हाई कोर्ट किस में आता है? तो हाई कोर्ट देखो आता है पार्ट आपके 6 में, ठीक है। किस में आएगा? पार्ट 6 में आएगा। तो इसको एक बार चेक कर लोगे तो इधर देखो भाग 6 में, यहां पर आपको दिखेगा हाई कोर्ट जो है आ रहा है भाग 6 में। तो जितने भी आपके ये है ना क्या चीज भाग, उसको याद होने चाहिए। अभी नहीं करे तो आज ही जाके करो, अगले घंटे में कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पेयर नहीं सही है? अलग अलग कमेटी दे रखी है संविधान सभा की, जो सही नहीं है वो है बी वाला। जो भैया संचालन समिति थी ना, स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब सही है। आपका माइनॉरिटी कमेटी एस.सी. मुखर्जी, फंडामेंटल राइट्स जे.बी. कृपलानी, और यूनियन पावर ये था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो भाई पर्यावरण का कानून है ना, कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण मंत्रालय। फिर 72 देखो, निम्न में से किस वर्ष
सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। देखो भैया सरकारी कमीशन बना था ये बताने के लिए कि जो केंद्र और राज्य संबंध है इनमें क्या चेंज किया जाए जिससे सब कुछ तालमेल जो है ना सही बैठे, क्योंकि राज्यों को लग रहा था कि उनकी पावर जो है छीनी जा रही है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट करी है? 1988 में, ठीक है, 1988 में। इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन। फिर बोला जरा पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता किसे माना जाता है इनमें से? तो ये है रिजर्वेशन टू वुमेन। बाकी जो बात है ना, बाकी तो सबके साथ में है, लेकिन रिजर्वेशन जो है सिर्फ महिलाओं को रिजर्वेशन सिर्फ पंचायतों में मिल रखा था, लेकिन अब प्रावधान हो गया है लोकसभा और आपका अलग अलग विधानसभाओं में भी होगा, लेकिन सेंसस जनगणना हो जाएगी ना उसके बाद में मिलेगा वो रिजर्वेशन। अभी तक तो सिर्फ आपका पंचायतों में है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। देखो प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो देखो गलत है, ये बोला गया आर्टिकल, वैसे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। आर्टिकल 75 में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, सिर्फ इतनी बात करी गई है। लेकिन जो आपके पार्लियामेंट के अलग अलग कन्वेंशन है, ट्रेडिशन, उस हिसाब से ही होता है। जो लीडर होता है पार्टी का, जो मेजोरिटी में, वो अपॉइंट होता है। तो आर्टिकल 75 हो सकता था इसमें, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ। ये मतलब एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। फिर आइए, अगर प्रधानमंत्री मेंबर है राज्यसभा के तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा टू बी इट्स लीडर। अब देखो अभी हमारे जो मोदी जी हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन सी आपकी हाउस से? ये लोकसभा से है। जब मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा से थे, ठीक है। तो वो फिर लोकसभा में कौन आपका लीडर होगा? तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते थे किसी मंत्री को। तो पहला स्टेटमेंट ए वाला और सी वाला जो है सही है। तो भैया करेक्ट कौन सा गोला भर के आओगे? दो भरोगे तो गलत हो जाएगा ना, नेगेटिव मार्किंग होने लगेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। कौन सा? डी वाला, समझे? अगला क्वेश्चन देखो, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भैया किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा विभाग, ये तो बताया नहीं गया। रैंकिंग क्या होनी चाहिए, ये भी नहीं है। जो बताया गया वो ये है, एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ काउंसिल। 15% मंत्री हो सकते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ के, ठीक है, जितने लोकसभा में सदस्य उसका 15% ही मंत्री रखने हैं, मतलब मैक्सिमम। कम भी हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कानूनी पहलुओं पे भारत सरकार को कौन सलाह देता है? हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल एस्पेक्ट? तो ये देते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इनको लेके जितना फैक्ट है ना पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है हर साल। मतलब ये एक तरीके समझो भारत सरकार का केस वगैरह जो है सुप्रीम कोर्ट में यही देखते हैं। हाईएस्ट कौन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, आंख बंद करके लगाना संविधान। संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई आपका लीडर नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे सुप्रीम जो है वो है हमारे यहाँ पे संविधान है, ठीक है, समझे? इसीलिए हमारे देश की लोकतंत्र जो अभी तक चल भी रहा है, वरना कब का जो है बहुत जो बाहर के एक्सपर्ट थे, जब देखो एक चीज समझो, जब भारत आजाद हुआ था ना, जो एक्सपर्ट थे, मतलब उस समय पे कानूनी एक्सपर्ट फॉरनर जो थे, उन्होंने बोला था ज्यादा समय यहाँ डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। तो भाई देखो श्रीलंका में नहीं चल पाई सही से, मतलब आपका संविधान कितनी बार बदला। पाकिस्तान में आर्मी का रूल है, बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, वहां पे फिर से का जो है डेमोक्रेसी हट गई है। नेपाल में बहुत बार ऊपर नीचे मामले हुए, म्यांमार में हट गई है। तो देखो हर जगह हट रही है, लेकिन भारत में, सारे पड़ोसी देशों में डेमोक्रेसी कहीं पे ढंग की है नहीं, सिर्फ भारत में ही है। वो संविधान सर्वोच्च है ना, इसी वजह से है। वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और वो राज्यसभा के चेयरमैन मतलब सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी बढ़ गया था। 79 देखो, इसमें बात हो रही है कंटिजेंसी फंड के बारे में। तो देखो ये जो कंटिजेंसी फंड है ना, आकस्मिकता निधि, मतलब ये होता है जैसे कभी कोई बाढ़ आ गई, आपदा हो गया, मतलब डिजास्टर हो गया, ठीक, कोई भी मतलब वॉर हो गई, जिस समय पे पार्लियामेंट नहीं है, तो पार्लियामेंट से अनुमति तो लेंगे नहीं पैसा खर्चा करने के लिए, तो उस समय पे होता है कंटिजेंसी फंड से पैसा खर्चा, ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करते हैं, वित्त जो सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं। दूसरा गलत है, पहला भी गलत है, मैंडेटरी जो बोला गया ना ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 80 देखो, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसमें आपका संविधान जो है अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है? तो भैया ये है आपके ब्रिटेन का।
भारत का भी लिखित है, अमेरिका का भी लिखित है और रूस का भी लिखित है। ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है? तो ये आपका 4th शेड्यूल में है। ठीक है, कि किस हिसाब से सीटें जो हैं बटेंगी राज्यसभा के चुनाव के लिए। 4th शेड्यूल। नागालैंड को किस वर्ष जो है भैया एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया? तो ये हुआ है 1963, 1963 में। इसके पहले नागालैंड जो है वो आपका असम का ही पार्ट था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये हैं हमारे सुकुमार सेन। ठीक है, सी वाला जो है सुकुमार सेन, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखो एक चीज समझो, जितने भी संवैधानिक निकाय है ना, बॉडीज हैं, उसमें जो अध्यक्ष होगा ना, सबको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बाय हुम कैन द इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव? देखो निर्वाचन आयोग में ना 3 सदस्य होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अलग होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं ये। ठीक है, इनको कैसे हटा सकते हैं? तो इनको हटाने का जो तरीका है ना वो ये है कि प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, बस अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिकमेंड कर दे, सिफारिश कर दे, ए वाला। मतलब असली पावर किसके पास में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास में। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में? ये भी बताया, टोटल आपको 3 सदस्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कितना टेन्योर हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त का? तो ये आपका 6 साल। ठीक है, कितना? 6 ईयर्स, 6 साल, या आप समझो वही 65 साल जो पहले है। लोकपाल के मामले में क्या बताया था? 70 साल तक, या 5 साल या 70 साल तक लोकपाल में। यहाँ 6 साल या आपका 65 साल है। मतलब ये कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, ध्यान रखनी। लेकिन समझ, इसीलिए तो भाई सीरीज कर रहे हैं ताकि समझ में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने। आप लोग मान लो भैया कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हो, कंसेप्ट पूछा ही नहीं जा रहा, ना पीसीएस में आ रहा है ना आरओ में आ रहा है। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है दिए गए? इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें दे रखी हैं, पार्ट 15 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 देख भी लो जरा। पार्ट 15 में अगर चले हम लोग, कहाँ गया पार्ट 15? ये रहा, इलेक्शंस। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन 324 329 ए। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 साल की आयु तक होता है, और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है ये बोला जा रहा है? तो ये भी 65 साल तक। देखो बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं, दोनों, इन दोनों को हटाएगा कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इन्होंने सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति हटा देंगे। लेकिन तीनों का कार्यकाल जो है ना वो सेम है। कितना है आपका? 65 साल या आपका 6 साल, जो पहले आ जाए। समझ में आता है ना? इधर देखो कहाँ बताया आपको, 6 ईयर्स बताया है। ठीक, फिर ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में हुआ है, ये ध्यान रखना। और कहां पर चुनाव हो रहा था? केरला में। केरला में चुनाव था, तब ईवीएम का हमने इस्तेमाल करा था। 91 में क्या बोला जा रहा है? 1956 में जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, इसके तहत कितने राज्य हमने बनाए थे? तो ये बने थे 14 राज्य उस समय पे। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था ना, जो आज आप पॉलिटिकल मैप देखते हो ना इंडिया का, वो वैसा नहीं था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। बहुत अलग अलग तरीके से था, एक बार देखना जाके। फिर इसको, ये पूरी जर्नी रही है अलग अलग राज्यों की जो इस समय पे हम देखते हैं। तो अभी रिसेंट में भैया कौन से आपके राज्यों में बने थे? वो तेलंगाना बना था 2014 में। फिर कौन सा आपका वो हुआ था यूनियन टेरिटरी जो बने, वो जम्मू कश्मीर राज्य को, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो मतलब मैप में चेंज होता रहा। और 1956 में जो एक्ट आया था उसके तहत 14 राज्य बने थे। इंपॉर्टेंट है ये वाला। बोला जरा इनमें से कौन सा जो है आपका सही मैच है? तो जो सही मैच है ना वो है आपका भाग 15 निर्वाचन, ये भी बताया। इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, तो सिर्फ ए वाला सही होगा, 2 और 3। ठीक है, बाकी जो आपका मूल कर्तव्य दे रखा है इसमें क्या बोला जा रहा है? मूल कर्तव्य आपका किस में? पार्ट 4 में आता है, गलत है। पार्ट आपका 3 में है, ये देखो देख सकते हो। तो उसके बाद में भाग 20 में राजभाषा बताई जा रही है। लेकिन पार्ट 20 में भैया क्या आएगा? वो है आपका, कहाँ गया? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, समझे? ठीक, बाकी दोनों चीजें जो है सही हैं। इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो क्वालिफिकेशन होती, कौन सी आवश्यक क्वालिफिकेशन नहीं है? वो है सी वाली। देखो बोला जा रहा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर तो मतलब एलिजिबल हूं, गलत है। लोकसभा की अगर होता ना तो सही होता। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो उसका चुनाव लड़ने के लिए नहीं, उसके मेंबर होने के लिए अगर एलिजिबल है तो आप समझो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन कुछ कुछ और चीज होती है। भारतीय नागरिक, 35 साल की एज कम से कम, लोकसभा में 25 होता है। ठीक है, ध्यान रखना।
आगे देखो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है? तो भाई देखो ये रिलेटेड है आपके प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर जो होती है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उससे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें भैया आपके आते हैं सारे सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे इलेक्टेड हो चाहे आपका नॉमिनेटेड हो, ठीक है। तो 95 का डी वाला जो है वो आपका सही है। 96 देखो, इसमें गवर्नर के बारे में बात हो रही है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है गवर्नर को लेके। तो भाई देखो गवर्नर को लेके जो करेक्ट है वो है सी वाला। अगर राज्यपाल को हमें हटाना है ना, तो संविधान में इसका कोई भी मतलब ग्राउंड नहीं दे रखा है, मतलब कोई आपका जो ग्राउंड होना चाहिए किस चीज पे हटा सकते हो, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो ये बात सही है, सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। फिर डी वाला देखो, बोले जरा मंत्री परिषदों की बैठकों को अध्यक्षता राज्यपाल करते, गलत है, ये तो आपका मुख्यमंत्री करेंगे। तो बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, सी वाला जो है बस वो सही है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं, रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशंस आपका, ठीक है। 98 देखो, लार्जेस्ट कमिटी कौन है इन सब में, पार्लियामेंट्री कमिटीज में से? तो जो लार्जेस्ट कमिटी होती है ना, ये होती है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति। ये ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे बड़ी जो कमेटी है वो है एस्टिमेट। कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के? तो इसमें सदस्य होते हैं टोटल 30, और 30 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, मतलब राज्यसभा का कोई भी इसमें मेंबर नहीं होगा। प्राक्कलन समिति में सदस्य कहां से? सिर्फ लोकसभा से, ठीक है। ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो भैया इतने ही क्वेश्चन हम लोग रख रहे हैं अभी, 100 क्वेश्चन कर लिए हमने। चलो 101 वाला भी देख लो, इसमें आपका इसके बारे में बात हो रही है, कितना टेन्योर होता है, जो सदस्य होते हैं वो 1 साल का ही होता है। कल फिर एक बार बात कर लेंगे इसके बारे में, अभी 1 साल समझ लो क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 50-50 क्वेश्चन देख रहे हैं आपके। RO और यूपी PCS दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, फॉलो करते रहिएगा इस चैनल पे। बाकी इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं साथ में। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप चाहते हो आपकी बेहतर हो जाए, कॉन्टिनेंट वाइज मैंने सीरीज चलाई हुई है, उस वीडियो को देखना, वहीं सब याद हो जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैनल पे नहीं है वो सीरीज, वो है यूपी PSC बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, वहीं पे मैंने उसको पढ़ाया, वहीं वहां उस चैनल पे भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो देख लेना। और साथ में यूपी PCA 2025-26 का पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। कैसी लगी वीडियो तो ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में एक बार।